नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में बात करेंगे एक डिबेट कंपटीशन के बारे में, अर्थात वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में। वह वाद विवाद प्रतियोगिता कहां आयोजित हो रही है, कौन आयोजित कर रहा है, विषय क्या है और विषय के पक्ष में आप क्या कह सकते हैं, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। अगली वीडियो में विषय के विपक्ष के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डिबेट कंपटीशन का आयोजन ARSD कॉलेज में किया जा रहा है। वहाँ की हिंदी वाद विवाद समिति वेदांत इसका आयोजन कर रही है। 1 नवंबर को ये डिबेट कंपटीशन है। विषय बहुत ही रोचक है और आप कह सकते हैं विषय बहुत ही सरल है, लेकिन विषय में किस प्रकार से आप अपनी प्रस्तुति देंगे, अपने तर्कों को किस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, यह बहुत निर्भर करेगा कि आपका प्रदर्शन उस वाद विवाद प्रतियोगिता में कैसा रहने वाला है। तो विषय की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद विषय के पक्ष में क्या क्या बिंदु हो सकते हैं प्रथम दृष्टया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विषय बहुत रोचक है। जैसा मैंने आपको बताया, विषय कहता है भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यक्ति नहीं व्यवस्था है। देखिए कितना आप कह सकते हैं कि हमने अपने तमाम जीवन में, अभी नैतिक जीवन में, या आप कह सकते हैं कि तमाम सामाजिक जीवन में अपने इर्द गिर्द इस तरीके की बहस होते हुए बहुत सुनी होगी, बस में, मेट्रो में, गली मोहल्ले में, घर में, कि भ्रष्टाचार का कारण व्यक्ति नहीं व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ठीक है, तो विषय का पक्ष यहीं से शुरू करेंगे और विषय के पक्ष में देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं पक्ष के वक्ता द्वारा। जैसा कि विषय कहता है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यक्ति नहीं व्यवस्था है, तो आपको पक्ष के वक्ता जो हैं वो यह कहेंगे कि भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यवस्था ही है, व्यक्ति नहीं है। तो इसके पक्ष में आप क्या क्या तर्क दे सकते हैं? सबसे पहला तर्क, जो कि प्रथम दृष्टया तर्क है, आप इससे बेहतर तर्क बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पहले आप कहेंगे कि व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति काम करता है, इसलिए जिस प्रकार की व्यवस्था होती है व्यक्ति को उसी प्रकार का आचरण करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखा हुआ है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर असहाय दिखाई देता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति, आप देखते हैं कि कितने नौजवान बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, या फिर भ्रष्टाचार से लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है कि ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाते हैं जो कि निश्चित तौर पर किसी ने कल्पना नहीं की थी। खासतौर पर वो लोग जब उनसे बात कर रहे थे या उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हो गए? क्योंकि व्यवस्था के कारण। आप लोगों ने डायलॉग भी फिल्मों में सुना होगा कि सिस्टम करप्ट है और सिस्टम के तहत आपको काम करना है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के तहत आपको काम करना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि तो पॉलिटिकल थ्योरी में और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, संरचनात्मक सिद्धांत एक पढ़ाया जाता है, जिसमें कि संरचना के तहत आप काम करते हैं। संरचनात्मक उदारवाद होता है, संरचनात्मक यथार्थवाद है। तो एक संरचना बनी हुई है जिसके तहत अगर हम संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करें तो संरचनात्मकता के हिसाब से देशों को व्यवहार करना पड़ता है कि विश्व व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि कोई भी देश पहले अपने स्वयं के बारे में ही सोचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से संरचना के तहत आपको काम करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात आप ये दे सकते हैं कि व्यवस्था ही में ही यदि त्रुटियां हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति कैसे लड़ सकता है, या व्यक्ति चाहते हुए भी अगर कुछ करना चाहे तो उसे व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, या उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या यदि वो अपना सुधार करना चाहता है या उससे लड़ने का प्रयास करता है। एक बहुत ही फेमस नाम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिबेटर हैं तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, अशोक खेमका, एक प्रसिद्ध IAS ऑफिसर जिनको कई बार तबादलों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि पसंद नहीं किए जाते हैं, या फिर वो जो करने का प्रयास करते हैं, ऐसा कहा जाता है
कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको जो है कि तबादला कर दिया जाता है या दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके की खबरें हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक व्यवस्था के तहत आप काम कर रहे हैं तो व्यवस्था ही व्यक्ति को भ्रष्ट बना रही है और भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यवस्था ही है। इसी तरीके से हम भ्रष्टाचार की प्रकृति पर भी बात कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की प्रकृति क्या है। तो भ्रष्टाचार की प्रकृति का जैसे मुद्रा का विनिमय करते समय उसमें घपलेबाजी करना या उसमें से पैसे निकाल लेना, ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है जिसको आप सामान्य तौर पर जानते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के भी भ्रष्टाचार होते हैं, किसी को फेवर कर देना, किसी को योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको वहां पहुंचा देना। तो इस तरीके की प्रकृति भी भ्रष्टाचार की है। तो भ्रष्टाचार की प्रकृति पर भी आप बात कर सकते हैं पक्ष का नेता। दूसरी तरफ वो यह कह सकता है जैसे कि चाणक्य ने कहा कि मछलियां जो पानी में रहती हैं वो कब सांस लेते लेते पानी पी जाती हैं ये पता कर पाना मुश्किल होता है। उसी तरीके से मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्रा को जो है गबन कर जाते हैं इसका पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। तो व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वह अंतर्निहित है, वो सिर्फ अनुकूल वातावरण की तलाश में रहती है और जैसी अनुकूल वातावरण मिलता है वैसे ही भ्रष्टाचार व्यवस्था स्वतः उत्पन्न कर देती है भ्रष्टाचार को। तो यह इस प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। तो पक्ष में मुख्य रूप से इन बिंदुओं को आप आधार बिंदु बना सकते हैं या इन बिंदुओं को सुनने के बाद आप अपने नए बिंदु बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बिंदु आपको आगे के तर्कों को गढ़ने में बहुत सहायक होंगे और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। तर्क ज्ञान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बाकी जानकारियां हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज पर जो पोस्ट किया गया है उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में जिसमें हम विषय के विपक्ष के बारे में बात करेंगे, कुछ मूल बिंदुओं के बारे में जो कि प्रथम दृष्टया हैं। धन्यवाद।